नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूज़ कार या सेकंड हैंड कार के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप सेकंड हैंड कार ख़रीदें तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए। तो सेकंड हैंड कार जब भी ख़रीदें तो सबसे पहले उसकी आरसी की डिटेल चेक करें कि आरसी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल केयरफुली आप आरसी को पढ़ें। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो एक आरसी है, दिखाओ इसमें आरसी। अब ये आरसी देखिए, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि सीरियल नंबर से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ओनर है। जैसे 02 लिखा है, इसका मतलब ये सेकंड ओनर है। अब आप इस कार को ख़रीदोगे तो आप थर्ड ओनर बन जाओगे। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप इसको कभी भी सेल करोगे तो उसकी रीसेल वैल्यू डाउन हो जाती है जब बार बार कार बिकती है। उसके बाद आपको देखना है इसके अंदर की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अब इस कार की देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग हुई है मार्च 2013 के अंदर और इसका रजिस्ट्रेशन डेट है मार्च 2014 का रजिस्ट्रेशन डेट है। तो आपको ये क्लियर पता लग रहा है कि 1 साल का डिफरेंस है जब कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया था और जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 2014 के अंदर हुआ है, 13 में मैन्युफैक्चरिंग थी। पहले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्ट्रेशन से, लेकिन अब फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं, नए रूल के हिसाब से जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी के हिसाब से आपको वैलिडिटी मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में जैसे 10 साल का रूल है, तो यहाँ पे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से अगर 2013 में मैन्युफैक्चरिंग है तो इसको 23 तक ही अलाउड रहेगी नए रूल के हिसाब से। और जब भी आप कहीं भी ले जाओगे इस कार को तो इसके हिसाब से काउंटिंग होगी। दूसरा, आपको इसके अंदर देखना है कि इसकी वैलिडिटी कब तक आई है। अब ये पुरानी आरसी है, लेकिन इसके अंदर 2029 दे रखे, डीजल व्हीकल का 15 साल, जबकि दिल्ली के अंदर 10 साल ही है। बेसिक ये सब चीज़ें आपको ज़रूर केयरफुली ध्यान से पढ़ना है कि जो इसके अंदर इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो दे रखा है, गाड़ी से मैच ज़रूर करके देख लीजिए कि कहीं इसमें तो चेंज नहीं मिल रहा है कि इंजन नंबर चेंज हो गया है, चेसिस नंबर चेंज हो गया है आरसी के अंदर जो है। ये आपको बेसिक चीज़ें सबसे पहले चेक करनी है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले एम परिवहन की साइट के ऊपर जाना है और उसके अंदर ये व्हीकल नंबर डाल करके और उसके अंदर देखना है कि इसके चालान कितने पेंडिंग है। अब मैं आपको बता दूं, अगर चालान एम परिवहन के ऊपर कोई पेंडिंग है तो आपका वो आरसी ट्रांसफ़र नहीं होगी आपके नाम पे। सबसे पहले आरसी जो ट्रांसफ़र होगी, चालान चेक करे जाएंगे। चालान क्लियर होने चाहिए एम परिवहन पे। साथ के अंदर जैसे जिस स्टेट की गाड़ी है, ये दिल्ली की गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस की साइट है उसके ऊपर चेक करो, दोनों तरफ क्लियर चालान होने चाहिए, नहीं तो ट्रांसफ़र में दिक्कत आएगी। ये एक बेसिक हो गई। अगर आपके चालान पेंडिंग है तो आप उनसे करवाइए चालान क्लियर, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस करिए। दिल्ली के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का। आप ऑनलाइन ही पर्ची कट जाएगी, जैसे आप पेमेंट दोगे उसी टाइम ट्रांसफ़र की पर्ची कट जाएगी। अगर ये हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात, कि डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई हो गए हैं। अगर इन्हीं में है, आपको साथ के अंदर अगर खुद आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो कस्टमर से फॉर्म 28 और फॉर्म 29 ज़रूर ले लेना है वेरिफिकेशन के साथ। साथ में उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ज़रूर ले लेना, क्योंकि बाद में ये चीज़ें दिक्कत होती हैं गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप गाड़ी का ये सब डिटेल चेक कर रहे हो, साथ में उसकी इंश्योरेंस भी चेक करिए कि इंश्योरेंस उसकी कब तक है। कुछ गाड़ियों की इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी होती है और उस दौरान भी लोग चला रहे हैं, तो अगर उस दौरान कोई घटना घटी होगी तो आपके ऊपर होगी। तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट के अंदर आप क्लियर लिखवाइए कि इससे पहले की, आज की डेट से पहले की जिम्मेदारी उसी ओनर की रहेगी जो पिछला ओनर था, उसके बाद की मेरी रहेगी। ये आप कम से कम 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये चीज़ नोटेरी करवा दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब आप गाड़ी की ये सब चीज़ें हो गई कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियों के अंदर इस तरह के झमेले आपको देखने को मिलेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर आरसी के अंदर इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है, नई इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी गाड़ी को मैं बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ये आइडिया नहीं कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, तो आप उसको जर्नली इंश्योरेंस में चेक करके पता लगा सकते हो। प्लस माइनस कुछ होगा, 10% 20% जो भी होगा, लेकिन मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा आपको कि इंश्योरेंस में गाड़ी की वैल्यू कितनी है, तो उसके हेर-फेर में गाड़ी की वैल्यू रहेगी जेन्युइनली। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गाड़ी को चेक करना है ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है, वो आपको मीटर से पता लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मीटर बैक करवा देते हैं गाड़ियों का, इसलिए आपको थोड़ा सा मैकेनिक बुला करके ये चेक करवाना होगा कि गाड़ी का जो मीटर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी उतनी ही चली है, या फिर ये हो सकता है कि मीटर बैक करवाया गया हो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसके अंदर आपको गाड़ी को क्या करना है, सबसे पहले बोनट खोल के देखना है गाड़ी का। आपको सबसे पहले गाड़ी का बोनट खोल के देखना है, उसमें देखना है कि बोनट वगैरह चेंज तो नहीं है,
कहीं से अगर बोनट चेंज है, आपको लगता है कहीं से चेंज हुआ है या कलर पेंट करवाया गया है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी कहीं ना कहीं लगी थी और गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। ये भी हो सकता है गाड़ी को बारीकी से देखना है आपको, यहाँ पे पिलर पे चोट तो नहीं है कहीं पे लगी हुई या चेंज कराई हुई, क्योंकि रिपेयरिंग के अंदर वो चीज़ों का फ़र्क आ जाएगा। फिर आपको इधर की तरफ देखना है, साथ में यहाँ पे इंजन नंबर चेक करने हैं जो आरसी के अंदर लिखे थे और चेचिस नंबर। ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ्रॉड कर रहा होगा तो उसने इंजन नंबर और चेचिस नंबर चेंज कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कुछ केस के अंदर, इसलिए केयरफुली ये दोनों चीज़ें चेक कर लें कि इंजन नंबर चेचिस नंबर तो चेंज नहीं है। दूसरा इसके अंदर ये है कि आपको ये देखनी है बैटरी, जो बैटरी लगी है उसकी वारंटी आपको चेक कर लेनी है, उसकी वारंटी कार्ड से कब चेंज हुई थी। हो सकता है कि ये टेम्परेरी अभी लिखवाई कुछ दिन पहले ही, तो ये भी बैटरी आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी आएगी जब भी आप इस तरह का सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदोगे। और साथ में इसका एक मैकेनिक बुला करके ये देख लेना कि बैक कंप्रेसर तो नहीं कर रहा है इंजन, कहीं बैक कंप्रेसर कर रहा होगा तो हो सकता है आपने परचेज करी थी इंजन ही आ जाए गाड़ी का, तो एक मैकेनिक बुलाना और उससे आप वेरीफाई करा लेना कि ये इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप बाद में थोड़ा बहुत 19-21 होगा तो चल जाएगा, लेकिन इंजन का बेसिक ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। सबसे मेन चीज़ तो है गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होगी तो उसका मेन लफड़ा पड़ता है, जब भी आप रीसेल करोगे तो अगला तो पकड़ ही लेगा उन चीज़ों को। साथ के अंदर आपको ये देखना है कि जैसे पहले कारों के अंदर तो आता था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगी होती थी शीशों के बगल के अंदर, लेकिन अब नई जो आ रही है उनके अंदर ये चीज़ लगी नहीं आती है। फिर भी आपको पता लग जाएगा कि गाड़ियों को जो साथ के शीशे हैं या चेंज हुए हैं। अगर गाड़ी कहीं से लगी होगी तो इसके चेंज शीशे मिलेंगे आपको। साथ में आपको ये देखना है कि उसके टायर कितने बचे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी ली कुछ दिन बाद ही उसके टायर बदलवाने पड़ गए। ये तो बेसिक हैं जो आप कहीं भी बता देंगे कि कोई भी देख लेगा कि ये सब बेसिक नॉलेज है कि दरवाज़ा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब बेसिक चीज़ है। लेकिन मेन मैं आपको फोकस बता दूँ, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, नहीं बाद में आप फंस जाओगे गाड़ी लेने के बाद कि डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मॉडिफाई रखते हैं डॉक्यूमेंटों को, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ और दिखा देंगे, रजिस्ट्रेशन कुछ और कह देंगे, फिर आपको बताएंगे नहीं नहीं ये तो एक ही चीज़ें होती है मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको बाद में इसमें दिक्कत आती है इनसे। साथ के अंदर उसके पूरे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर लेना, जो वो दे रहा है ओनर वही है। कुछ गाड़ियों के अंदर क्या होता है, गाड़ियाँ सेल करते रहते हैं और बंदे जो ओनर होता है उसकी डेथ हो चुकी है तो वो गाड़ी भी ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आती है, और नोटरी आप जरूर करा लेना। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई लिख दूँगा। थैंक यू।